नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम आज बना है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। एक ऐसा करिश्मा जो आज से पहले कोई नेता नहीं कर पाया। ना नेहरू कर पाए, ना इंदिरा गांधी कर पाई, ना राजीव गांधी कर पाए, ना अटल बिहारी वाजपेयी कर पाए। सोचिए, हिंदुस्तान की सियासत में एक नेता जब से सरकार में आया है तब से अपराजय है, तब से उसे कोई हरा नहीं पाया है। जब से वो चुनाव लड़ा तब से उसने हार का मुंह ही नहीं देखा। हिंदुस्तान का ऐसा नेता सिर्फ नरेंद्र मोदी है, जिनके पास राज्य चलाने का भी अनुभव है और देश चलाने का भी अनुभव है। इस बात को ऐसे समझते हैं, नरेंद्र मोदी जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक गुजरात की 6.25 करोड़ जनता का भरोसा बना रहा, और जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से जनता का भरोसा मोदी पर कायम है। रिजल्ट एक बार नहीं, दो बार दिखा। इस सियासी युग में नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा तीखे, सबसे ज्यादा निजी, सबसे ज्यादा कड़वे हमले विरोधी कर रहे हैं। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों पर लगातार 21 साबित हो रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाथ में भगवत गीता, दिल में देश का संविधान और नरेंद्र मोदी की पहली शपथ। 21 साल कह लीजिए, 252 महीने कह लीजिए, 7,670 दिन कह लीजिए, 1,84,080 घंटे कह लीजिए। गांधीनगर से दिल्ली तक 21 सालों में बड़े बड़े सियासी सूरमा देश की सियासत से गुम हो गए। मोदी कल भी थे, मोदी आज भी हैं, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी कल भी रहेंगे। राज्य चलाने से लेकर देश चलाने तक सब हारते चले गए, मोदी क्यों लगातार जीतते चले गए? जवाब 4 अक्टूबर 2001 को छपे अखबार के इस पन्ने में है। तब हेडलाइन बनी थी, देश की सियासत में अ न्यू स्टार इज बॉर्न। 21 साल पहले जब मोदी को जिम्मेदारी मिली तो शपथ के अगले ही दिन वो मिशन मोड में जुट गए। उस वक्त की हेडलाइन, उस वक्त की तस्वीर इसका सबूत है। अक्टूबर 2001 में मोदी पहली बार चुनाव जीते, गुजरात के सीएम बने और फिर जनवरी 2002 में अपना नामांकन भरा। रेस्ट इज हिस्ट्री। – 2002 से लेकर 2012 तक लगातार 3 बार गुजरात का किला फतह किया। 2014 और 2019 में बैक टू बैक 2 बार देश का दिल जीता। मोदी का ये विनिंग फॉर्मूला क्या है? मोदी की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है? जवाब मोदी के वर्किंग स्टाइल में। मोदी से पहले तक के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर देश चलाया करते थे। मोदी ने फोकस शिफ्ट कर दिया है, आउटसाइड दिल्ली को न्यू इंडिया का मंत्र बना दिया है। अगर झुकने का नाम भी मोदी है तो कर्तव्य पथ पर कभी ना रुकने का नाम भी मोदी ही है। मोदी की 21 साल की पॉलिटिक्स उनकी पॉलिसीज के इर्द गिर्द घूमती है। मोदी ने पहले गुजरात में यह करके दिखाया और अब पिछले 8 साल से बतौर प्रधानमंत्री देश में भी करके दिखा रहे हैं। लेकिन विरोधी तो दिन रात सोते जागते, उठते बैठते बस मोदी को ही कोस रहे हैं। कोई घंटा ऐसा नहीं बीतता जब संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अपशब्द ना बोले जाएं, जब सियासी फायदे के लिए मोदी पर पर्सनल अटैक ना किए जाएं। यह सिलसिला नॉन स्टॉप चल रहा है। सिंगल पॉइंट एजेंडा ही है, मोदी को डिमोट करो, राहुल को प्रमोट करो। मोदी को कुर्सी से हटाओ, राहुल को ही प्रधानमंत्री बनाओ। सबूत आपके सामने, मोदी पर सारे हमले इसीलिए तो हो रहे हैं।
तो क्या विरोधी जिस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं वो एंटी मोदी पटकथा कारगर होगी या 24 आते आते पूरी सियासी पिक्चर ही बदल जाएगी? आज हम मोदी के वर्किंग स्टाइल के लेंस से इन सारे सवालों के जवाब डिकोड करेंगे। विरोधी पिछले 8 साल से यही राग अलाप रहे हैं कि मोदी काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। ऐसे लोग मोदी को ना समझते हैं और ना ही जानते हैं। सच क्या है हम आपको ये बताते हैं। मोदी राजनीति करते हैं, लेकिन उनकी राजनीति में भी देश हित की नीति छिपी होती है। इसे कुछ उदाहरण से आपको समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल है मोदी की विदेश नीति का। 15 जून 2014 से लेकर 27 सितंबर 2022 तक मोदी 68 बार विदेशी दौरों पर जा चुके हैं। इन 8 सालों में मोदी के इन्हीं फॉरेन टूर्स पर उनके सियासी विरोधियों ने पॉलिटिकल लाइन लेंथ ली थी। राहुल ने खूब उल्टा पुल्टा लिखा। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर मोदी की विदेश नीति को खोखला तक करार दे दिया, जबकि विपक्ष के बेबुनियाद आरोपों की परवाह किए बगैर मोदी जब जब देश से बाहर गए तो देश के लिए कुछ न कुछ लेकर ही लौटे। कभी कभी मेरे से पूछा जाता है कि आप सरकार में बहुत साल रह चुके हैं, अब हमें बताइए, समझाइए कि पहले के फॉरेन पॉलिसी और आज के फॉरेन पॉलिसी में फर्क क्या है। मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा फर्क है कि जब जहां भी हम जाते हैं, और ये मैं कहता हूं ये एक किस्म से ये मोदी ब्रांड टूरिज्म, कि मोदी जी जहां भी जाते हैं उनका टूरिस्ट इंटरेस्ट कोई बकिंगहैम पैलेस और आईफिल टावर और कहीं क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे नहीं होता। उनका होता है बुलेट ट्रेन में। कहीं रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहते हैं अच्छा वो रेलवे स्टेशन देखो हमारे यहाँ वैसा होना चाहिए। वो एक बार मुझे अभी भी याद है, हम साउथ कोरिया गए थे और वो माने उन्होंने जिद किया था कि मुझे वहां की नदी देखनी है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था कि वो नदी की क्लीन अप हुई और उस समय ये 2015 या 16 की बात है, हम नमामि गंगे को आगे बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने देखा साउथ कोरिया ने ये किया है, कैसे किया है, किस कंपनी किसका योगदान था वहां, उसको हम कैसे लाएं भारत में। हम कभी यहाँ यूरोप में जाते हैं, डेनमार्क गए थे, फिनलैंड गए थे, फिनलैंड में गया था, डेनमार्क वो गए थे। उनको एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी की बहुत रुचि, तो बाहर से वो टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस ढूंढते हैं, मॉडल ढूंढते हैं और उसको जो है भारत में कैसे अप्लाई करें, ये उनके लिए फॉरेन पॉलिसी ये है। मोदी न्यू इंडिया का विजन देते हैं, देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं, कई सालों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाले ब्रिटेन जैसे देश को पछाड़ते हैं। दुनिया कहती है भारत अगले 5 साल में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया को लेकर यह बदला अप्रोच मोदी की लीडरशिप ही लेकर आई है, लेकिन इसके उलट विरोधी क्या करते हैं? रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच दुनिया महंगे तेल से त्रस्त है, हिंदुस्तान डिस्काउंट पर तेल ले रहा है, लेकिन मोदी के दुश्मन ट्विटर पर कभी तेल का खेल खेल रहे हैं, कभी डॉलर चिल्ला रहे हैं, तो कभी कोई और आंकड़ा दिखा रहे हैं, फैला रहे हैं। मोदी से नफरत करने वाले तो यही कहेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि हिंदुस्तान फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। सेकंड गियर और थर्ड गियर का जमाना गया, अब जमाना 5th गियर में तरक्की का है। आजकल दुनिया जो है हमारी, मैं कहूंगा प्रतिष्ठा, जो जब प्रधानमंत्री जी कोई भी दुनिया के स्टेज में जाते हैं और आप उसका जो वहां है, माने नेता लोग या वहां की पब्लिक या जो भी मीटिंग में जाते हैं, उनका आप रिएक्शन देखिए, क्योंकि उनको लगता है कि जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, न्यू इंडिया जो है उसके लिए एक विजन चाहिए। ये विजन जो है प्रधानमंत्री ने दिया है और हम लोगों की जिम्मेदारी है
कि इस विजन को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो है देश को चलाना होगा और देश को डबल इंजन में चलाना होगा, और उसका मतलब आप सब जानते हैं। तो मेरे से पूछा गया कि पहले माने दुनिया चलती है, देश भी चलती है, पहले के हिसाब से कैसे? तो मैं कहूंगा कि ये डबल इंजन देश जो है हमारी, पहले जब सिंगल इंजन या कभी कभी बिना इंजन के चलती थी तो सेकंड गियर में चलती होगी, ज्यादा से ज्यादा थर्ड। अब दुनिया को दिखाई देता कि ये गाड़ी फिफ्थ गियर में जा रही। मोदी की नीति और नियत का एक और एग्जाम्पल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान दिखा। मोदी ने पहले दिन से पुतिन और जेलेंस्की को एंगेज किया, कई बार फोन पर बात की, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थिति को संभाला। शास्त्र अर्थात रूल्स, नियम, सिद्धांत। यूएन चार्टर के प्रियम्बल का शास्त्र भी तो यही कहता है कि मानवता को युद्ध के खतरे से बचाना, आपसी तालमेल बिठाना, पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं रूल्स को तो फॉलो कर रहे हैं। दुनिया पर मंडरा रहे परमाणु युद्ध के खतरे के बीच नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन घुमाते हैं, पुतिन से बात करने के लिए समझाते हैं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता दिखाते हैं। जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी के उस बयान की तारीफ करते हैं जिसमें पुतिन के सामने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह दौर युद्ध का नहीं है। और 3 हफ्तों के बाद एक बार फिर से यही हेडलाइन सुर्खियां बन जाती हैं। हिंदुस्तान युद्ध नहीं, शांति का पक्षधर जरूर है, कमजोर कतई नहीं है। दुनिया न्यू कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है, मगर इंडिया किसी खेमे में नहीं, अपने लिए रास्ता तैयार कर रहा है। और अब मोदी का यही स्टैंड पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के फेवर में ट्रेंड सेट कर रहा है। लेकिन याद कीजिए, जब यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे थे तो राहुल क्या लिख रहे थे? जब मोदी दिल्ली से एक एक चीज मॉनिटर कर रहे थे तब विरोधी कितनी गंदी सियासत कर रहे थे। लेकिन गाली देने वालों की परवाह किए बगैर बिना शोर शराबे के मोदी उस वक्त भी काम कर रहे थे, हिंदुस्तानियों की जान बचाने में जुटे थे, मिनट टू मिनट की डिटेल ले रहे थे। और ऐसी बातें पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई हैं। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देश के विदेश मंत्री ने दी है, जो उस वक्त मोदी के साथ 24/7 एक्टिव थे। मैं कहूंगा जो लीडरशिप जो कहते हैं, इसका नेतृत्व जो है खुद प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली किया, और मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। रोज इस पे उनकी नजर थी, दिन में 2 बार फोन करते थे। आप जिन्होंने भी प्रधानमंत्री के साथ काम किया वो जानते हैं कि वो माने पूरा मॉनिटर तो करते हैं, मॉनिटर से ज्यादा भी करते हैं कभी कभी। अब उस समय आपको ये भी याद होगा कि यूपी के चुनाव हो रहे थे, तो वो कैंपेनिंग पे जा रहे थे। वो सुबह सुबह कैंपेनिंग पे निकल जाते थे, कभी कभी कैंपेनिंग के पहले मीटिंग होती थी, पूरा दिन कैंपेन करके जब रात को आते थे तब भी मीटिंग लेते थे कि आज मुझे बताओ क्या हो। जैसे कहते हैं कूटनीति में आपको पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है, कि वो दूसरे आदमी के साथ कुछ संबंध होने चाहिए, ताकि जब कुछ फोन पे बात होती है उसको माने वो चेहरा पहचानते हैं, आवाज जानते हैं, कभी आप मिले भी हैं, आपको ना कहना मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने युद्ध के बीच में प्रेसिडेंट पुतिन को भी फोन किया, रशिया में प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी फोन किया। 2 बार 2 शहरों में, खार्किव और सिमी में, जब लड़ाई बहुत माने हमें लग रहा था कि हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, तो उन्होंने फोन करके कुछ समय के लिए फायरिंग रुकवाई ताकि हमारे लोग बाहर निकलें। विदेश नीति के फ्रंट पर तो दुनिया मोदी को फुल मार्क्स दे रही है। मोदी के जेलेंस्की को किए गए फोन को भारत के लिए, इस युद्ध के लिए टर्निंग पॉइंट करार दे रही है। एक वैश्विक नेता के तौर पर मोदी की स्वीकार्यता का ही असर है कि हर हफ्ते आने वाले ग्लोबल सर्वे में मोदी ही दुनिया की पहली पसंद है।
लेटेस्ट नंबर्स आपके सामने हैं। मोदी को कोई भी दूसरा राष्ट्राध्यक्ष टस से मस नहीं कर पा रहा। यानी इंटरनेशनल फ्रंट पर तो मोदी ही विनर है, लेकिन घर के भीतर मोदी के दुश्मन हर मिनट ताक लगाए बैठे हैं। इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। प्रधानमंत्री मोदी न्यू इंडिया के वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस के रास्ते में कुछ पशु आ जाते हैं, ट्रेन के आगे का हिस्सा डैमेज हो जाता है और मोदी को बदनाम करने की तलाश में बैठा इकोसिस्टम 30 सितंबर और 6 अक्टूबर वाला फोटो घुमाने लगता है। कांग्रेस अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसमें भी पॉलिटिकल लाइन लेंथ खींच देती है और कांग्रेस समर्थित हैंडल्स मोदी की फोटो के साथ घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही वाला टेक्स्ट फिट करने लगते हैं। पूरी प्लानिंग के तहत मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए हाउ इट स्टार्टेड हाउ इट्स गोइंग वाला नैरेटिव पुश होने लगता है। लेकिन जब चंद घंटों के भीतर डैमेज हुए ट्रेन के हिस्से को रिपेयर कर दिया जाता है, ट्रेन एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगती है, तो मोदी पर हिट जॉब वाला इकोसिस्टम सन्नाटे में चला जाता है। कोई इन तस्वीरों को ट्रेंड नहीं कराता। वैसे जो लोग सोशल मीडिया पर वंदे भारत के बहाने इंडिया के फ्लॉप होने की कामना कर रहे हैं, उन्हें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि ट्रेन है वो हवा में तो चलेगी नहीं, पटरी पर ही दौड़ेगी। और जिन लोगों को मोदी का वर्किंग स्टाइल पता नहीं है, उन्हें आज ये बात भी नोट कर लेनी चाहिए कि मोदी ने इतने छोटे से हादसे को भी काफी सीरियसली लिया है और भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए अभी से रेल मंत्री को टास्क मिल चुका है, एक्शन प्लान शुरू हो चुका है। रेलवे में अभी भी हमारे ट्रैक्स ग्राउंड पे हैं, सरफेस पे है। देश के करीब करीब सभी जगह सरफेस पे ट्रैक्स है। इसके कारण कैटल हिट की एक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उससे उस समस्या को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन, जितने भी ट्रेन्स का डिज़ाइन है वो उसी तरह से किया गया है। जैसे आपने देखा, कल अगर एक हादसा हुआ तो तुरंत बॉम्बे पहुंचते ही ट्रेन का तुरंत वापस रिपेयर भी हो गया। तो डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि इन हादसों के साथ भी हम कोई तकलीफ नहीं हो, कहीं पे कोई मेजर डैमेज। देखो, ट्रेन बहुत मजबूत है और जो सामने वाला फ्रंट होता है वो फ्रंट इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर बाय चांस कहीं पे टकराया जाए तो केवल फ्रंट पोर्शन हटे और उसकी जगह नया फ्रंट लग जाए। ट्रेन अपनी तरफ से पूरी तरह से मजबूती से बनती है। ये सारी ग्लोबल डिज़ाइंस हैं, इसी तरह से ग्लोबल डिज़ाइन सभी ट्रेन्स का बनता है। जब विरोधियों का एक प्लान फ्लॉप होता है तो मोदी को घेरने के लिए वो दूसरा प्लान भी एक्टिव कर देते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देखिए। कुछ घंटों की तेज बारिश में पूर्वांचल एक्सप्रेस को जरा सा नुकसान होता है और मौके की तलाश में बैठे मोदी के दुश्मन दाना पानी लेकर टूट पड़ते हैं। जैसे ही खबर कांग्रेस दफ्तर में पहुंचती है, मोदी वाला टेक्स्ट फिट करके आनन फानन में तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती है। पूरे के पूरे इकोसिस्टम को काम पर लगा दिया जाता है। अब ऐसे लोगों को क्या पता कि मोदी को ना तो काम में रत्ती भर की चूक पसंद है और ना ही कोई ढिलाई। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मोदी इसकी तह तक जाएंगे। मोदी का ये स्टाइल आज का नहीं, सालों पहले का है, जब वो सीएम हुआ करते थे। जब सड़कें बना रहे थे, उसको एक नई पद्धति से सड़कें बनाई अहमदाबाद में। हम बॉम्बे के जो टॉप चीफ इंजीनियर थे, उनको लेके आए और स्पेसिफिकेशन बदल दिए। तो सड़कें जो बनने लगी तो उसकी जो सतह थी वो बहुत स्मूथ थी। तो मैंने उनको बताया, नरेंद्र भाई को, मैंने कहा आपको, कहने लगे रात में चलने, मुझे पिकअप कर लीजिएगा, रात में चलेंगे। तो गए साथ में, और हम क्या करते थे, एक गिलास में पानी रखते थे भर के, और पानी गिरे नहीं, ऐसी वो होनी चाहिए। तेज चलाओ 100 किलोमीटर की स्पीड पे रात को 2 बजे, और पानी गिरे नहीं। और ये बगल में बैठ के थे, कैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने वो लगा रखा है क्वालिटी कंट्रोल। मोदी की विदेश नीति और देश हित में की गई राजनीति पर विरोधियों का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुका है, लेकिन अभी भी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है। मोदी के पॉलिटिकल अपोनेंट्स प्रधानमंत्री की बिजनेस नीति पर भी हर रोज सवाल उठाते रहते हैं। जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कोई हफ्ता नहीं बीता होगा जब राहुल ने अदानी और अंबानी के नाम पर मोदी को ना घेरा हो।
जिस दिन मोदी को सार्वजनिक जीवन में 21 साल पूरे हुए, राहुल ने उस दिन भी अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर वही पूंजीपतियों वाला टैग चिपकाकर मोदी पर अटैक किया। और राहुल की देखा देखी उनकी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने यहां भी न्यू इंडिया वाला ताना मारा। ये जो पूरा सिस्टम है, ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है। लेकिन अब मजेदार बात देखिए, कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप जिस अदानी को दिन रात गाली देती है, जिसे मोदी का पूंजीपति दोस्त बताती है, उसी अदानी के बगल में खड़े होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फोटो खिंचवाते हैं, अदानी के साथ बिजनेस डील करते हैं। और बाहर कैमरे पर आने के बाद राहुल और सोनिया के करीबी अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के साथ बगल में खड़े होकर उसी पूंजीपति अदानी की हां में हां मिलाते हैं। यानी राजस्थान में अदानी से दोस्ती और सोशल मीडिया पर राहुल की अदानी और अंबानी के नाम पर मोदी के साथ कुश्ती। सवाल पूछा जाए तो कैमरे पर खामोशी। इसे दोहरा मापदंड ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? निवेश करना, बिजनेसेस का पनपना, निजी क्षेत्र का बढ़ना, इसकी नींव हमने रखी थी। और मैं बिल्कुल कहती हूं, वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी, जहां पर सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र गाड़ी के दो पहिए बनकर चलने थे। लेकिन सरकारी क्षेत्र को आप ध्वस्त कर देंगे और निजी क्षेत्र के लिए मोनोपोली क्रिएट करेंगे। 643वें नंबर से जब आप दूसरे नंबर पर एक व्यक्ति को ले आए हैं, इतना ही ध्यान, इतनी ही कृपा, इतनी ही दया, इतनी ही थोड़ी सी नीतियां आपने देश के गरीबों के लिए भी बना दी होती, जिनकी थाली का आटा भी आप गीला करने पर आमादा हैं। जो राहुल दिन रात अदानी अंबानी करते रहते हैं, उनका नाम लेकर मोदी को कोसते रहते हैं। उन्हीं राहुल के करीबियों में से एक अशोक गहलोत गुजरातियों की तारीफ करते नहीं थकते, अदानी भाई अंबानी भाई कहते नहीं थकते। तो क्या ये ना समझा जाए कि राहुल जो लाइन लेते हैं वो दरअसल कुछ और नहीं, मोदी को सार्वजनिक तौर पर बदनाम करने वाली स्क्रिप्ट का हिस्सा है? लगता तो ऐसा ही है। गौतम भाई बैठे हैं, गुजरात के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गुजरात वाइब्रेंट किए थे। और मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं एक्चुअल में, पर जो सुनते थे 15, 20, 25% समझ लो आप, हो सकता है ज़्यादा कम हो। गुजरात की बात भी कर रहे थे गौतम भाई। गुजराती तो देखिए आज़ादी के पहले से ही बहुत सक्षम रहे हैं। आपके वहाँ तो टेक्सटाइल उद्योग और क्या क्या इंडस्ट्री, औद्योगिकरण जो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के पहले से ही गुजरात में बहुत ज़्यादा रहा है। गुजरातियों का माइंड ही व्यापारिक माइंड रहा है शुरू से ही, और इसीलिए सक्षम राज्य रहा है। आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, ज़्यादा गुजरात समझ लीजिए, हमेशा रहा है। और कई बड़े बड़े उद्योगपति उस जमाने में भी, मैं पूछा था भी गौतम भाई, विक्रम सारा भाई से लगा के दादी भाई, कई लोग रहे हैं। बाद में धीरूभाई अंबानी आ गए, अब गौतम भाई आ गए। तो गुजरात का अपना एक और अलग रहा है। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है। आप मोदी आज से नहीं कई सालों से विपक्ष को समझा रहे हैं कि बिजनेसमैन को गाली देकर देश का भला नहीं हो सकता, देश नहीं चलाया जा सकता। लेकिन विरोधी हैं जो मोदी से नफरत के चक्कर में देश हित भी भूल चुके हैं और खुद की भी छवि खराब कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है। और हमें हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा होना चाहिए, हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे
कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है, हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। आज देश में दो नेता अचानक बड़ी हेडलाइन बना रहे हैं और हेडलाइन बनने की वजह दो बयान है। एक है दिल्ली के मंत्री, दूसरे हैं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। दिल्ली में एक मंच से केजरीवाल के सरकार के मंत्री ने हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसा क्या कहा कि बात थाने तक पहुंच गई, और हैदराबाद में बैठकर ओवैसी ने ऐसा क्या लिख दिया कि पूरा थाना एक्टिव हो गया। शुरुआत सबसे पहले दिल्ली से करते हैं। लोगों को मुफ्त का सामान देकर धर्म परिवर्तन करवाने वाली एजेंसी ये बन चुकी है आज आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का ये हिंदू विरोधी चेहरा एक है, वो सामने आया है। क्रूर अरविंद केजरीवाल के इस चेहरे को बेनकाब करेंगे। बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त गुस्सा है। सोशल मीडिया की टाइमलाइन ऐसे पोस्ट से भरी पड़ी है। इनकी बातों को सुन लीजिए। आज सब एक ही सुर में कह रहे हैं, केजरीवाल एंटी हिंदू है, आप धर्म परिवर्तन की एजेंसी है, केजरीवाल ने हिंदुओं को धोखा दिया है, केजरीवाल ने हिंदुओं के खिलाफ साजिश की है, केजरीवाल एंड कंपनी चुनावी हिंदू है। केजरीवाल पर क्यों बरस रही है बीजेपी? क्यों केजरीवाल को नकली हिंदू कह रही है बीजेपी? उसकी वजह है केजरीवाल के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और उनकी ये शपथ। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। इसी वीडियो के सामने आने के बाद केजरीवाल पर बीजेपी फायर है। बीजेपी कह रही है केजरीवाल का यही असली चेहरा है। मुंह में राम राम और बगल में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का हिंदू विरोधी काम। बोल सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम की वजह से ही, भगवान राम के आशीर्वाद से ही मैं आज हूं जहां हूं। मेरे पिताजी ने मुझको बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ा दी थी, रटा दी थी, और कह दिया था कि जब भी कोई संकट आए तो इसको याद कर लेना। उसके बाद से आज तक मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन आज तक मैं अपनी जेब में, अपने पर्स में भी हनुमान चालीसा रख के घूम। बीजेपी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल क्यों है? उसकी वजह है ये तस्वीर। बीजेपी का आरोप है कि जब जब चुनाव आता है तब तब केजरीवाल का ये रूप सामने आता है। चाहे वो गुजरात में सोमनाथ भगवान का दर्शन हो, अहमदाबाद में द्वारकाधीश के शरण में जाना हो, या फिर अयोध्या में दर्शन की बात हो, या राजकोट का दुर्गा मंदिर हो, या फिर इस्कॉन मंदिर में दर्शन। बीजेपी पूछ रही है कि हिंदू भगवानों की पूजा करने को मंत्री मना करे और दूसरी तरफ केजरीवाल जय जय करे। ये दोहरा चरित्र क्यों? याद आता है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चुनाव खत्म, हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम खुद ही करवाते हैं।
अगर आपकी याददाश्त चली गई हो तो ये तस्वीर लेके आया हूं, देखिए किस तरह से तब तो मंदिर जा रहे थे। और अब चुप्पी साधी हुई है और इनका इतिहास निकालें। हर भारतीय हिंदू चाहता था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। अरविंद केजरीवाल की सोच यह थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जब बनने लगा तो गिरगिटान की तरह सबसे आगे खड़े हो गए, रंग बदल लिए, कहने लगे ये ठीक ही हो रहा है। और अगर आपने ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया तो एक ही निष्कर्ष है, शब्द मंत्री के हो सकते हैं लेकिन यह जहरीली सोच और निर्देश अरविंद केजरीवाल का है। दरअसल करोल बाग के अंबेडकर भवन में 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम बुलाया गया था जिसका नाम था चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। इस कार्यक्रम में 10,000 लोगों को बौद्ध दीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। यहाँ क्या होना है, कौन सा एजेंडा चलना है, सब केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को पता था। बकायदा अपने ट्विटर हैंडल से लोगों को आने को राजेंद्र पाल गौतम ने कहा था। बीजेपी इसके पीछे केजरीवाल का दिमाग बता रही है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश का शक जता रही है। लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप सब भी जागो, वरना ऐसे लोग समाज को जला करके रख देंगे, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आम आदमी पार्टी की परिभाषा है, ये बौद्ध धर्म की परिभाषा नहीं है। बौद्ध धर्म, आप जो धर्म कहता है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, उसको आप इस तरह से कलंकित करने में लगे हो। आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगा कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध क्या कहते थे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर है कि अब वो बताएं कि इस उनके मिनिस्टर का ये कृत्य, जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा, आप हनुमान जी की पूजा करने गए थे, आप 1 ही घंटे के लिए गए, कोई बात नहीं, आप गए थे ना, आप इसको कैसे स्वीकार करेंगे। बीजेपी नेताओं का पारा हाई था तो वहीं एनडीएमसी में हिंदू संत जुटे थे। वाराणसी, मथुरा में मंदिरों पर चर्चा रखी गई थी, लेकिन यहाँ भी चर्चा में केजरीवाल के मंत्री और केजरीवाल का हिडन एजेंडा रहा। किसी ने उनके गर्दन पे तलवार रख के तो कहा नहीं कि तुम पूजा करो। रही बात, इस देश में किसी को भी किसी के भी आराध्य को गाली देने का अधिकार नहीं है। मानना न मानना इच्छा अनिच्छा तुम्हारी है, परंतु गाली देने का अधिकार तुम्हें भारतीय संविधान ने नहीं दिया है। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हो, उन्होंने किसी का अपमान करने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया है। इसलिए, और स्वयं बुद्ध ने कहा कि ये सो धम्म सनातनो, कि ये जो धर्म है ये कोई बौद्ध अलग से धर्म नहीं है, सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है। ऐसी परिस्थितियों में बुद्ध का नाम लेकर के बुद्ध के आराध्यों को गालियां देना, ये चर्च मिशनरियों के द्वारा प्रायोजित जोशुआ प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ये उस राजनीतिक दल के विधायक को मुबारक हो। मैं तो इतना ही कहूंगा, भौंकते भौंकते बहुत मर गए, तुम भी मर जाओगे। बीजेपी की पूरी पलटन केजरीवाल को एंटी हिंदू बता रही है, हिंदुओं को बांटने की बात कर रही है। जब मामला बढ़ा तो सफाई देने खुद राजेंद्र पाल गौतम आए। मैं अपने बचपन से बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है और बचपन से इस प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, हर साल जाता हूँ। अभी आप किस पद के उससे गए थे वहाँ? मैं तो मिशन जय भीम का संरक्षक के नाते गया था और भारतीय बौद्ध महासभा का एक कार्यकर्ता के नाते गया था। अच्छा, ये बताइए राजेंद्र जी, आप जिन शपथ की बात कर रहे हैं, 22 शपथ का आपने जिक्र किया, वहां पर जो वीडियो में जिस तरह के जो शपथ दिलाई जा रही है उसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा वो नहीं करेंगे, इस तरह की शपथ दिलाने का क्या मतलब है? वीडियो देखिए तब आपको समझ आएगा। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही, किसी का अपमान नहीं किया जा रहा। जो लोग जो राजनीति करने के लिए जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि रोजगार उन्होंने कोई दिए नहीं, जो वायदे किए थे पूरे किए नहीं, ब्लैक मनी वापस नहीं ला पाए, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए, ठीक है, अच्छे दिन की बात करते थे वो नहीं हो पाया, 30 रुपए लीटर पेट्रोल देने की बात करते थे वो नहीं हो पाया, नोटबंदी करके देश को तबाह कर दिया।
तो वो लोग चूंकि उनके पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है तो वो अननेसेसरी इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। जो लोग हैं उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है और आप वहां पर मौजूद हैं, उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। एक शब्द भी दिखा दो अपमान करने वाला, भड़काने वाला एक शब्द। जो ये वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं की जाए, पूरा वीडियो देखिए। बीजेपी की आदत है कट पेस्ट करने की। ये लाइन तो वहां पर बोली गई ना कि इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी। आपको बता रहा हूँ 22 प्रतिज्ञाएं पूरी पढ़िए, उसके बाद मेरे से बात कीजिए। बात इतनी हल्की नहीं है जितनी राजेंद्र पाल गौतम बता रहे हैं। गुजरात हिमाचल में चुनाव है, आप यहाँ जोर लगा रही है, ऐसे में ये सफाई कितनी भरपाई करेगी कहना मुश्किल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।